खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दे। ये महान विचार रहे हैं महात्मा गांधी के। बापू के जीवन की कुछ रोचक कहानियाँ और गांधी वर्तमान में क्यों प्रासंगिक है, मोहन से लेकर महात्मा तक का सफर चलिए आपको बताते हैं। महात्मा गांधी, नाम पर जरा गौर फरमाइए। महात्मा वो जो सबसे अलग और सबसे खास है, जो अपने अंदर छिपे हुए ईश्वर से भी जुड़ा है। आज इस कोरोना वायरस के दौरान बापू को ज़रा याद करें तो कुछ सुकून मिलेगा। आज के दौरान अगर बापू हमारे साथ होते तो हमें क्या संदेश देते, चलिए आपको बताते हैं। कोरोना वायरस को आए 7 महीने हो गए, लेकिन इसे कोई समझ नहीं पा रहा, ना डॉक्टर, ना मरीज, ना सरकार। कुछ ऐसा ही हुआ था आज से 102 साल पहले। दुनिया में आई थी महामारी स्पेनिश फ्लू। उस समय महात्मा गांधी ने अपने 2 परिजनों को भी इस बीमारी में खोया था। उनको, जिसको आँव बोलते हैं, डिसेंट्री बोलते हैं, पेचिस बोलते हैं, गुजराती में मरड़ो बोलते हैं, वो बीमारी थी। लेकिन इतना सीवियर था कि गांधी जी को खुद को लगा था कि मेरा अंत अभी नज़दीक है। तभी उन्होंने अपने 2 बेटों को, एक को कलकत्ता से और एक को मद्रास से, यहाँ बुला भी लिए थे 1 अक्टूबर को। हालांकि महात्मा गांधी ठीक हो गए। उनके बेटे हरिलाल गांधी की पत्नी चंचलबेन, जिसको गुलाब भी कहते थे, और शांति, जो 3.5 साल का लड़का था, उन दोनों की मृत्यु भी हो गई। वो आश्रम में नहीं हुई, वो अपने माँ के घर गई थी और पड़धरी गांव में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्हें महामारी तो नहीं हुई थी, लेकिन महामारी पर उनके विचार इतने अलग थे कि उनके कट्टर समर्थक भी उनसे नाराज हो गए। गांधी ने कहा कि एक दैवी प्रकोप है, तो ये दैवी प्रकोप तो कोई अपढ़ भी कह देता है। कुछ बातें अभी भी ऐसी हैं, प्रकृति का रहस्य है, जिनके बारे में हम नहीं जानते। जैसे कि आज भी कोरोना वायरस, इतना विज्ञान प्रगति कर लिया है, वायरस के बारे में हम इतना जान चुके हैं, फिर भी हम ये नहीं जान पा रहे हैं ये कैसे उड़ा। गांधी सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रकृति जो है वो अपने तरह से चलती है, और प्रकृति ऐसा कभी कभी प्रकृति में से ऐसे रोग आ सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि पूरी सावधानी बरते। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हम इस बात को समझ लें कि गांधी हमसे सावधान रहने की कोशिश कर रहे थे और प्रकृति के प्रति अपनी जवाबदारी को समझने की बात कर रहे थे। ये जूनोटिक इन्फेक्शन है, प्राणी, पशु, पक्षी, जलचर सब में रहने वाला वायरस है। और ये वायरस मनुष्य की सभ्यता से पहले था और मनुष्य की सभ्यता के बाद भी रहने वाला वायरस है। और ये वायरस हर साल में संक्रमित होता रहता है, अपना कैरेक्टर बदलता रहता है। इसीलिए इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी हर साल नई आती है, उसको बोलते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। बीमारी की दवाई और इलाज को लेकर महात्मा गांधी बेहद अलग सोच रखते थे। आज की पीढ़ी गांधी को जानने की जहमत कम ही उठाती है, इसीलिए लोगों को उनके वो विचार नहीं पता जो अगर आप महामारी के समय में जान जाए तो रहस्यमय इस बीमारी को समझने में काम लग सकते हैं। मन का अगर रोग है तो उसका इलाज उसी ढंग से ही करना चाहिए। तो गांधी जी की नटसेल में कोरोना के टाइम हमें ये सलाह जरूर होती कि आप आत्मा की शक्ति बढ़ाओ, मन की शक्ति बढ़ाओ। अपना आत्मविश्वास बढ़ने से किसी भी रोग का आप जो है मजबूती से मुकाबला कर सकते हो। मोहनदास करमचंद गांधी बचपन से ही दूध नहीं पीते थे। इसका कारण था कि बचपन में उन्होंने कभी गाय और भैंस पर हिंसा होते देख ली थी। डॉक्टरों के बहुत समझाने के बाद उन्होंने बकरी का दूध पसंद किया। दरअसल बैरिस्टर गांधी पढ़ाई पूरी करते ही लंदन में अपनी बीमारियों से काफी परेशान रहते थे। ऐसे में एक अंग्रेजी डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्हें मिले एक भारतीय डॉक्टर जीवराज मेहता, जिनसे फिर उनका आजीवन नाता रहा। एक जर्मन एडोल्फ जूस की पुस्तक रिटर्न टू नेचर ने बैरिस्टर से जल्द ही सत्याग्रही होने वाले मोहनदास की सोच हमेशा के लिए तय कर दी। आजीवन गांधी नेचुरोपैथी का पालन करने लगी और उन्होंने खुद का और अपने कई परिजनों का प्राकृतिक तरीके से इलाज किया। गांधी जी मानते थे कि खुले में सोना चाहिए। इसी तरह वायु, प्राणायाम, सांस के जरिए इस शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में गांधी जी ने अपनी की टू हेल्थ बुक में लिखा हुआ है। गांधी जी हमेशा कहते थे, उन्होंने हिंद स्वराज में भी लिखा हुआ है कि अब के जो डॉक्टर हैं उनके पास आप कोई दर्द लेके जाते हैं तो आपको कोई दवा देके दर्द को दबा देते हैं, वो उनका निपटारा नहीं करते हैं, निर्मूलन नहीं करते हैं। गांधी जी एक ऐसा थिंकर था
जो किसी भी दर्द का निर्मूलन करने की बात सोचते थे। वे मानते थे कि साफ मिट्टी और पानी से भीगा एक कपड़ा पेट पर रात भर रखने से आपके पेट की सभी समस्या दूर हो सकती है। वे खुद भी कॉन्स्टिपेशन के मरीज थे। कम या नियंत्रित खाना, व्रत रखना, ये उन्होंने खुद पर प्रयोग करके सीखा था। कुदरती उपचार में बहुत ज़्यादा मानने की वजह से गांधी जी उपवास में भी बहुत ही बिलीव करते थे। जब भी उनकी तबीयत थोड़ी भी कुछ ऊंच नीच हो गई तो वो तुरंत उपवास कर लेते थे और उससे वो ठीक हो जाते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें स्वाद अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वे मानते थे कि शरीर को उतना ही दो जितनी उसकी ज़रूरत है, नहीं तो मन पर नियंत्रण खो दोगे और शरीर में महसूस हो रहे हर बदलाव पर डर कर डॉक्टर की तरफ भागने लगोगे। देखो, क्या आज यही नहीं सच हो रहा? जो मन में बनता है वो जीवन में बनता है। बापू ने इस बात को न सिर्फ बखूबी समझा बल्कि अपनी जीवन शैली में आत्मसात भी किया। इसीलिए अक्सर कहा जाता है बापू अपने मन को वश करने में निरंतर प्रयासरत रहे। चलिए बापू के मन की शक्ति और उनकी जीवन शैली से आपका परिचय करवाते हैं। हमारा शरीर तभी मजबूत रह सकता है जब हमारा मन मजबूत रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अक्सर हम अपने मन की शक्ति को नहीं समझ पाते, जिसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। पर क्या आप जानते हैं, गांधी जी न केवल अपने मन को समझते थे बल्कि उसे वश में करना भी जानते थे, जिस वजह से उन्हें आज की पीढ़ी की तरह टेंशन, स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ा। ये सब बापू कैसे करते थे, चलिए आपको बताते हैं। गांधी जी और डर, ये बड़े ही ओपोनेंट वर्ड्स है। गांधी जी अगर जाने जाते हैं पूरी दुनिया में तो सत्य, अहिंसा के साथ साथ निर्भयता के लिए भी जाने जाते हैं। गांधी जी के जीवन की एक खासियत ये रही है कि गांधी जी किसी भी वक्त मरने को तैयार थे। उसकी एक वजह यह है कि गांधी जी मनुष्य जीवन की क्षणभंगुरता को अच्छे ढंग से समझते थे। दूसरा, ईश्वर पर गांधी जी की अप्रतिम श्रद्धा थी। आज इस स्ट्रेस भरी जिंदगी में जब हम खुद को समझना चाहते हैं, इस समय गांधी जी का मानसिक मॉडल कैसे मदद कर सकता है, वो भी जानने लायक है। गांधी जी जो है शारीरिक या भौतिक यानी स्थूल शरीर संबंधी किसी भी सुख दुख से वो डिटेच्ड रहते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक स्वामी निष्कुलानंद की एक पंक्ति भी लिखी हुई है, त्याग न टके रे वैराग्य विना, करिए कोटि उपाय जी। यानी अगर आप में वैराग नहीं है तो आप ऊपर त्याग का कितना भी दिखावा करेंगे वो ज़्यादा टिकेगा नहीं। यानी हर चीज़ से, सांसारिक सुख से अगर आप डिटैचमेंट कर पाते हैं तभी आपका त्याग टिकेगा। गांधी जी ये मानते थे कि सबका भला होना चाहिए। खुद को पीड़ा सहन करके, दुख सहन करके भी दूसरों का भला कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये गांधी जी की भावना थी। स्वच्छता से लेकर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने जैसी कई जरूरी बातें बापू ने हमेशा ही अपनी जिंदगी में ऊपर रखी थी। तो गांधी जी जो है वो स्वच्छता के आग्रही थे और गांधी जी ने कहा था कि जब भी कोई ऐसी महामारी फैले तो आप अपनी स्वच्छता और सुरक्षा को देखते हुए आप अपनी सारी सेवा जो दे सकते हैं वो सेवा आप दीजिए। जिनको भी जिस प्रकार की भी सेवा की ज़रूरत है उस सेवा से ही ये महामारी दूर होगी। और दूसरी बात कि इस महामारी से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं वो एक नागरिक कर्तव्य। बापू गांवों को महत्व देकर उन्हें आगे लाना चाहते थे और आत्मनिर्भरता के मॉडल को सभी लोगों तक पहुंचाना भी उनका लक्ष्य था। गांधी जी आत्मनिर्भर ही चाहते थे। वो आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर समूह, आत्मनिर्भर गांव। इसका मतलब कि गांव और गांवों का समूह जो है वो अपने आप में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर आत्मनिर्भर हो, स्वायत्त हो। और इस तरह से जो है वो, उसको अंग्रेजी में गांधी जी ने कहा था ओशियनिक सर्कल। जैसे पत्थर डालने से वलय होती हैं तो वलय जो है वो फैलती जाती है। वैसे तो अभी हम गांधी आश्रम में हैं, लेकिन क्या आप गांधी आश्रम की सैर करना चाहेंगे? एक और बात, गांधी ने लिखे विचार, गांधी पर लिखे गए विचार और गांधी को लिखे गए विचार, इन सब में भी आपकी रुचि है क्या? फिर चाहे लॉकडाउन हो या न हो, इन सब से आप सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है।
आइए सबसे पहले वर्चुअली गांधी आश्रम की सैर करते हैं। ये है अहमदाबाद में स्थित साबरमती गांधी आश्रम, जहाँ पे महात्मा गांधी ने अपने जीवन के 15 वर्ष से लंबा समय व्यतीत किया। इस वर्चुअल टूर के द्वारा आप गांधी आश्रम के कोने कोने को बस क्लिक करते हुए देख पाएंगे, जैसे कि म्यूजियम, गांधी का निवास स्थान यानी कि हृदय कुंज, विनोबा कुटीर और मगनलाल निवास। लॉकडाउन के दरमियान साबरमती आश्रम ने ये देखा कि विजिटर को ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो गया है। शायद ही कोई लोग बाहर निकलते हैं और साबरमती आश्रम को विज़िट कर पाए। हमारे पास एक वर्चुअल टूर जो बनाया हुआ था, जो बहुत लिमिटेड फीचर्स के साथ था, तो हमने सोचा क्यों ना वर्चुअल टूर को पूरा ही फिर से बनाया जाए। तो लॉकडाउन के दौरान हमने पूरा आश्रम का वर्चुअल टूर बनाया, जिसमें आश्रम का हर एक कोना आप वर्चुअली कहीं भी बैठ के इंटरनेट के मदद से देख सकते हैं। ये वर्चुअल टूर बेसिकली 360 डिग्री फोटोग्राफी होती है, जिसमें आप वही अनुभव कर सकते हैं जैसे कि आप साबरमती आश्रम के अंदर ही बैठे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप हिंदी या अंग्रेजी में गांधी जी का लिखा हुआ, गांधी के बारे में लिखा हुआ या फिर गांधी को किसी और ने लिखा हुआ एक एक ओरिजिनल शब्द घर बैठे पढ़ सकते हैं। बस इसी गांधी वेब पोर्टल पर द कलेक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी के 100 भाग अपलोड किए गए हैं, जिसमें गांधी के हाथ के लिखे ओरिजिनल शब्द आप पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन में मैं गांधी जी के ऊपर एक रिसर्च कर रही थी, पर लॉकडाउन में काफ़ी सारी शॉप्स और लाइब्रेरीज बंद थी। तो मुझे जब इस पोर्टल के बारे में पता चला तो मुझे गांधी जी और गांधी जी से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी इस पोर्टल के जरिए मिली। तो आप भी इसे घर में बैठे बैठे साबरमती नदी के किनारे आश्रम में घूमने का लुत्फ उठाए। गांधी के ज्ञान के समंदर को इस पोर्टल ने हमारे लिए उपलब्ध करवाया है, तो आप भी इस समंदर में कुछ गोते लगाए और कुछ ज्ञान के मोती पा लीजिए। बापू अपने दौर में उन कम्युनिकेटर्स में शामिल थे जिन्होंने न सिर्फ अपनी बात को लोगों के सामने मजबूती से पेश किया, बल्कि अपने संवाद से कई लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव भी किए। क्यों लोग बापू की बातों का इतना अनुसरण करते थे, चलिए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के उस दौर में भी जबरदस्त फॉलोअर्स थे। लोगों के दिल से जुड़ा संवाद गांधी जी कैसे करते थे और कैसे अपने एक्शंस के जरिए गांधी जी संवाद करते थे, चलिए आपको इसका राज बताते हैं। गांधी जी के मुंह से जो शब्द निकलता था, दूसरे दिन सारे ही दुनिया में, खास करके लंदन में, वो अखबारों में सुर्खियाँ हुआ करती थी। गांधी जी के जो यंग इंडिया आदि की जो जर्नलिज्म के उनकी जो रचनाएं थी, वो लोग केवल गाँव में केवल लोग पढ़ते थे ऐसा नहीं है, पढ़ के लोगों को और भी बोलते थे। तो उनका कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त होता था। मैंने एक किताब भी लिखी है, महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर। इसमें मेरा कहने का ये है तात्पर्य कि महात्मा गांधी केवल व्यक्ति के मन से या बुद्धि से ही संवाद नहीं करते थे, वो उनके आत्मा से भी संवाद करते थे। अब समझ आया आपको गांधी जी इस कदर लोगों से कैसे जुड़ते थे, लोग उनकी बातों का अनुसरण क्यों करते थे। आप भी गांधी जी की तरह सोल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बस आपको लिखना आना चाहिए। फिर आप चाहे चैट कर रहे हैं, फ़ोन पर बातें करें या आमने सामने संवाद कर रहे हों, हृदय से हृदय को जोड़े ऐसे संवाद को अगर आप समझ सके तो आप सही मायनों में सोल कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। गांधी जी की एक दृढ़ ये मान्यता थी, उनकी बिलीफ थी कि सब लोग अच्छे होते हैं, सबके आत्मा शुद्ध होते हैं। उनको अगर सही चीज़ बताई जाए, सत्य बताया जाए, तो हमेशा आत्मा ग्रहण करती है और उनका परमेश्वर के साथ तादात्म्य होने से सब जगह थ्रू देयर सोल्स बात पहुंच सकती है। यानी गांधी जी केवल माइंड और इंटेलेक्ट को ही एड्रेस नहीं करते थे, आत्मा को एड्रेस करते थे। मैं एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई स्मोकर हो, चेन स्मोकर हो, बहुत सिगरेट पीता हो, अगर आप उनको बोलोगे कि तुमको सिगरेट नहीं पीना चाहिए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिसको अच्छा नहीं लगता है वो आदमी नहीं है, वो उनका मन है, उनकी इंद्रिय है, उनकी आत्मा हमेशा आपकी इस एडवाइस को अप्रिशिएट करेगी। गांधी जी मानते थे कि इंद्रियों से, मन से ऊपर उठ के अगर आप उनके आत्मा के साथ संवाद कर सकते हैं तो आपका कम्युनिकेशन द बेस्ट कम्युनिकेशन,
द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन एंड मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। आज कोरोना समय में जब हर कोई खुद को अकेला महसूस कर रहा है, तो ऐसे में बापू के इस कम्युनिकेशन से कैसे मदद मिल सकती है? उनकी जीवन शैली एक खुली किताब थी जिसमें ना कोई राज था। जो वो सोचते थे वो लिखते थे और जिससे लोग उन पर पूरा विश्वास था। उस समय कम्युनिकेशन के ऐसे कोई खास माध्यम नहीं थे, तब भी उनके संदेश सभी भारतवासी तक पहुंच रहे थे। और साथ ही एक कारण उनका प्रिंट मीडिया भी था। वे साप्ताहिक और मंथली मैगजीन में अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट करते थे। संवाद जब सिर्फ शब्दों के जरिए ना होकर बल्कि दिल से हो, तो सही मायनों में हम कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। 9 जनवरी 1915 साउथ अफ्रीका से आए जहाज में से लोग सूट बूट में से उतरते थे, लेकिन एक व्यक्ति सफ़ेद पगड़ी, अंगरखा और धोती पहनकर उतरता है। लोग मान नहीं सकते थे कि ये एक बैरिस्टर है। लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। उनको लगता था कि ये हमारा नेता है और अभी थोड़ी देर में भाषण करेगा। लेकिन गांधी तो गांधी थे। उन्होंने सबका धन्यवाद किया और मंच से नीचे उतर गए। यही कुछ न बोलने वाला इंसान आने वाले 20 साल में उनका सबसे बड़ा नेता बन गया, जिसने भारत के लोगों को आज़ादी की नई राह दिखाई। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई इस आज़ादी के सफ़र की। गांधी जी यहाँ आए उस समय वो दक्षिण अफ्रीका के अपने कैरियर की एक बहुत बड़ी प्रशंसा लेकर आए थे। तो हमारे देश के जो स्वातंत्र प्रेमी लोग थे और जो देश के सेवा करने की उद्देश्य से जी रहे थे, ऐसे लोग उनके इर्द गिर्द यहाँ आने लगे और आश्रम में रहने लगे। 14 प्रांत के लोग आश्रम में आए और गांधी जी ने आरंभ की हुई जो 18 रचनात्मक प्रवृत्तियाँ थी वो चलाने लगे। बापू ने साबरमती जेल और दधीची स्मशान भूमि के बीच में आश्रम की जगह पसंद की। वे मानते थे कि सत्याग्रही को मृत्यु से या जेल से भय नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भी अजीब संयोग था कि जब आश्रम का उद्घाटन हुआ तब गांधी जी चंपारण में थे। वो नील के किसानों की सहायता की दृष्टि से सत्याग्रह करके एक विशिष्ट पद्धति से शांति और सलाह सूचना से भी चर्चा विचारणा से समस्या का हल हो, उस दृष्टि से गांधी जी ने काम किया। और सबसे पहले देश में एक चंपारण का सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह हो या मजदूरों का आंदोलन, ये वो दौर था जब गांधी बातचीत या संवाद से बिना कोई कानून तोड़े समस्या के हल को निकालने में विश्वास रखते थे। गांधी जी के साथ साथ भारत ने आज़ादी के सपने संजोना शुरू कर दिया था। उस समय अहमदाबाद में एक बैरिस्टर थे जिन पर आज़ादी का रंग अभी चढ़ा नहीं था, लेकिन बाद में गांधी जी से कदम मिलाकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। वो थे असरदार सरदार। साबरमती आश्रम से ही बारडोली और खेड़ा में किसानों ने आंदोलन किया, जिसमें गांधी जी की प्रेरणा से वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहीं से उन्हें सरदार की उपाधि मिली। गांधी जी एक जादूगर जैसे थे। लोग उन्हें सुनते तो थे, लेकिन उनका शारीरिक आकर्षण तो नहीं था, परंतु उनके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण था जो लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करता था। सरदार पटेल जब बतौर बैरिस्टर अहमदाबाद आए तब वे गांधी पर हंसते थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने गांधी को सुना तो उन्होंने अपने पाश्चात्य तौर तरीके छोड़कर गांधी के साथ जुड़ गए। अब ऐसा दौर आया जब देश में बदल रहे माहौल के साथ गांधी जी का आजादी लड़ाई को लेके दृष्टिकोण भी बदल रहा था। बातचीत से समस्या सुलझाने वाले गांधी अब नमक का कानून तोड़ते हैं। तो साबरमती से जो दक्षिण गुजरात के किनारे पर दांडी गांव है, और दांडी के समुद्र किनारे पर गए पैदल, और वो जो दांडी यात्रा हुई उसके द्वारा देश में एक बहुत बड़ी जनजागृति आई और उस पर से हमारा आज़ादी का स्वातंत्र्य युद्ध का एक बहुत बड़ा काम
हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा का आरंभ किया। इसके बाद आश्रम तो रहा, पर गांधी लौट के वापस नहीं आए। भारत की आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं का समर्पण और त्याग एक अहम हिस्सा रहा। गांधी जी ने महिलाओं को सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में जोड़ा और आज़ादी के आंदोलन में शामिल कर उन्हें आगे लाया। आपको पता है गांधी जी महिलाओं को दांडी यात्रा में क्यों लेके नहीं गए? उनके लिए दांडी कूच को बापू ने छोटा काम क्यों बताया? तो बहनें गांधी जी के पास गई और उनको पूछा कि आपने क्यों हमें दांडी कूच में नहीं रखा, शामिल किया। तो गांधी जी ने बताया कि इससे भी अधिक एक बहुत बड़ा काम है, उसमें आपको मैं जोड़ने वाला हूँ। तो बहनें आनंदित हो गई कि अच्छा हमें बड़ा काम मिलेगा। और वो बहनें को गांधी जी ने जो काम दिया वो तो दारू का पीछा था, उसका पिकेटिंग करने का था। तो पिकेटिंग के लिए वो बहनें जाती थी और वहाँ खड़ी रहती थी। एक समय था जब ये आश्रम में लगभग 400 परिवार रहते थे। यही आश्रम से अस्पृश्यता आंदोलन को वेग मिला। इसी आश्रम में 40 से ज्यादा शादियां भी हुई थी। कोई भी सफाई हो और रसोई भी हो, वो उसमें भी दोनों साथ में मिलके करें, ऐसी आदत सब में उन्होंने, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको सब काम करना है। ये काम की बात में समानता शुरू की। कस्तूरबा के माध्यम से गांधी का सीधा जुड़ाव तब देश की आधी आबादी के साथ होता था और उनका खुद का प्रभाव तो था ही। तो जब आश्रम में सब लोगों के साथ रहते रहते हम जैसे बापू कहते हैं, वैसे स्वाभाविक तरह से गांधी जी ने भी वो बापू कहने का शुरुआत किया होगा। बापू की आज़ादी की लड़ाई हो या सामाजिक बुराइयों की लड़ाई, महिलाओं और बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कई महिलाएं बापू को पत्र लिख के समस्याओं का समाधान भी मांगती थी। ये गांधी का प्रभाव ही था कि देश की महिलाओं ने आज़ादी को ही अपना श्रृंगार मान लिया और अपने संकट की संपत्ति गहने भी देश के नाम कर दिए। इस लड़ाई में जितने नारे बुलंद थे उतने ही उसके गीत भी लोकप्रिय थे। डंको वाग्यो लड़वैया शूरा जाग जो रे, शूरा जाग जो रे, कायर भाग जो रे। डंको वाग्यो भारतनी बहनों जाग जो रे, बहनों जाग जो रे, विदेशी त्याग जो रे। डंको वाग्यो लड़वैया शूरा जाग जो रे। भारत भ्रमण कर अहमदाबाद वापस लौटे गांधी जी ने पूरे देश में आज़ादी के प्राण फूंक दिए थे। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन से एकजुट लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। ऐसे में अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज का एक विकल्प गांधी जी ने दिया और उन्होंने भारतीय शिक्षा देने के लिए गुजरात विद्यापीठ खोली। भारतीय पारंपरिक जीवन शैली हमारी गहरी आध्यात्मिकता और उतनी ही व्यावहारिक शिक्षा हो, इस उद्देश्य से 1920 में अहमदाबाद में गांधी जी ने विद्यापीठ शुरू की। 1920 में जब गुजरात विद्यापीठ की उन्होंने स्थापना की अहमदाबाद में, तो उनका जो इनॉग्रेशन है वो किसने किया था? एक केमिस्ट ने, वैज्ञानिक ने, डॉक्टर पीसी रे, प्रफुल्ला चंद्र रे ने। उन्होंने किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया था, किसी अफसर को नहीं बुलाया था। यही दिखाता है कि उनका जो विज्ञान के प्रति उनका जो अभिगम था या उनका एटीट्यूड था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। विद्यापीठ ने देश के युवा मन को गांव पर आधारित टिकाऊ विकास तो बताया ही, साथ ही व्यक्तिगत सफाई और चरित्र निर्माण पर भी जोर दिया। आज भी विद्यापीठ मिसाल है कि कैसे यहाँ के छात्र कैंपस के कचरे को खाद बनाकर गांधी के गांव की तस्वीर को शहर में भी जिंदा रख रहे हैं। उन्होंने जो स्वच्छ भारत की बात की, उन्होंने जो स्वाश्रयी भारत की बात की, उन्होंने जो नई तालीम की शिक्षा की बात की, उन्होंने जो भारतीय संस्कृति की विरासत, उन्होंने गीता कंठस्थ की, उनका महाभारत उनको बड़ा जबानी याद था महाभारत तो, और यरवंडा जेल में 1922 में पढ़ा था। तो संस्कृत की हमारे विरासत की किताबें वो पढ़ते थे, उसमें से प्रेरित होते थे।
जिन्होंने गांधी को पढ़ा है वो कहते हैं कि सच्चा विज्ञानी तो वह है जो खुद पर प्रयोग करे। विज्ञान का मनुष्य पे बुरा असर हो उस पे उसके विरोधी थे। हम मशीन के गुलाम बन जाए वो ये नहीं चाहते थे। बाकी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ही ऑलवेज वांटेड टू यूज, वो हमेशा उनका यूज करना चाहते थे। वो वहां तक कि उन्होंने उनकी प्रिय जो इसे सूत कताई या तो चरखा, तो वो चरखे की बात में भी इन 1920s उन्होंने उसके डिजाइन के इम्प्रूवमेंट्स के लिए 1 लाख रुपये का वो समय का प्राइज उन्होंने डिक्लेयर किया था। गांधी दर्शन की गहराई विज्ञान की सतही खोज से जुदा होनी ही थी। जिसने मन पर नियंत्रण करा था, जो मौन रहना जानता था, जो आत्मा से संवाद करता था, उसे समझना और परखना तर्क से परे था। जिसने सत्य का प्रयोग किया, अहिंसा का प्रयोग किया और सेवा धर्म निभाया, उनकी सूझबूझ भी अनूठी थी। सामान्य लोग जो देखते थे उन पर ही विश्वास करते थे, लेकिन गांधी जी महसूस करते थे। जैसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में उनकी जन्मभूमि का योगदान रहता है, ठीक उसी तरह गांधी जी के जीवन में पोरबंदर का और उनकी संस्कार भूमि ऐसे राजकोट जहां वे पढ़े उसका भी विशिष्ट योगदान रहा। शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक राम क्यों रहे, उसका आधार हमें पोरबंदर में मिला। जहां गांधी जी का जन्म हुआ और उसका कुटुंब रहता था, उसकी आगे पुष्टि मार्गीय वैष्णव हवेली श्रीनाथ जी की हवेली है। सामने के पास राम मंदिर, रघुनाथ जी मंदिर है और पीछे की पास कृष्ण प्रणामी संप्रदाय का स्थान है। तो गांधी जी का बचपन जो 7 साल वो पोरबंदर में रहे, उस 7 साल में इस तीनों धर्म स्थलों साथ उसका संपर्क रहा है। सबसे मोटी बात, उसके घर में आया का काम करने वाली रंभा ने ही राम नाम का मंत्र गांधी जी ने दिया था। इस 7 साल की उम्र में गांधी जी के जीवन में जो कोई धार्मिक प्रभाव पड़ा वो ये है कि राम नाम जिंदगी भर रहा। शुरू से ही राम उसके श्वासोच्छ्वास में वर्णाते आए और अंतिम अवस्था भी और अंतिम क्षण भी राम नाम का उच्चार करते करते ही आई। मोहन के बचपन और शिक्षा के साक्षी राजकोट शहर में नेशनल स्कूल, कबा गांधी का डेला और अब गांधी जी के स्थायी स्मृति को गांधी संग्रहालय में संरक्षित किया जा रहा है। महात्मा गांधी के छात्र दिनों के संस्मरण जिसने उनके जीवन में अहिंसा की नींव को मजबूत किया। गांधी जी जब 8-9 साल के थे तो एक पेड़ पर बैठे थे और उसकी टांग उनके भाई ने खींची तो उन्होंने शिकायत की कि माँ, भैया मुझे मार रहे हैं। तो माता ने कहा कि तो तू भी उसको सामने मार, वो बच्चों का खेल था मतलब। तो गांधी जी ने कहा कि जो मार रहा है होता है उसको रोकना चाहिए या जो नहीं मारता है उसको मारने को कहना चाहिए। तो मैं तो बड़े भैया को नहीं मारूंगा। तो ये था गांधी जी के जीवन पर हमारा खास कार्यक्रम। आप में भी गांधी जीवित होंगे, उसे खोजिए और तराशिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं सबके गांधी सब में गांधी।